मैं सत्येंद्र सिंह आप लोग समक्ष कुछ नए टॉपिक के साथ आज फिर उपस्थित हूँ। जो हमारा टॉपिक है वो शिक्षण के सिद्धांत, द प्रिंसिपल या द टीचिंग ऑफ या द थ्योरी ऑफ टीचिंग। तो शिक्षण के सिद्धांत में पहले हम बात करते हैं कि इसके कौन कौन से सिद्धांत होते हैं। तो शिक्षण की जो सिद्धांत हैं उस सिद्धांत में पहला आता है क्रियाशीलता का सिद्धांत आता है। फिर जो दूसरा आता है अभिप्रेरणा का सिद्धांत आता है। फिर तीसरा आता है रुचि का सिद्धांत हो गया। फिर फोर्थ है निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत हो गया। फिर इसी क्रम में अगला जो आता है नियोजन का सिद्धांत हो गया। फिर इसी क्रम में आगे देखें तो चयन का सिद्धांत आता है। फिर इसी क्रम में व्यक्ति विभिन्नता का सिद्धांत है। फिर लोकतंत्री व्यवहार का जो है सिद्धांत आता है। फिर इसी क्रम में जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत आता है। फिर आगे जो आता है लास्ट में कह सकते हैं विभाजन का सिद्धांत है। तो ये मैं आप लोगों को जो है शिक्षण के कितने सिद्धांत हैं उसके बारे में बताया, किसके इतने प्रकार हैं। तो बात मैं इसके पहले जो टॉपिक में आप लोगों को जो है शिक्षण के बारे में बताया था कि शिक्षण होता क्या है। फिर आज मैं आप लोगों को शिक्षण के सिद्धांत के बारे में बता रहा हूँ। तो मैं आप लोग जो है शिक्षण होता क्या है ये पहले हमारे टॉपिक से वाकिफ हो गए होंगे कि शिक्षण होता क्या है। देखिए, जो शिक्षण के विषय में बात करें कि शिक्षा के क्षेत्र में मैंने बताया भी था कि शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षण के द्वारा ही छात्रों में व्यवहार परिवर्तन करके उसका संपूर्ण विकास यानी छात्रों का संपूर्ण विकास किया जाता रहा है। इस विकास प्रक्रिया में शिक्षण का एक महत्वपूर्ण रोल होता है या महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगर इसी क्रम में देखें तो आज मैं आप लोगों को जो है शिक्षण के सिद्धांत अगर देखें तो जो है शिक्षक एवं छात्र के मध्य अंतःक्रिया होती रहती है। कहने का मतलब एक तो सुनाने का कार्य करता अध्यापक, तो जो दूसरा सुनने वाला होता है छात्र की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण होती है। इसमें यह कह सकता है कि शिक्षक एवं छात्र में अंतःक्रिया होती है जिससे छात्रों के अंदर व्यवहार परिवर्तन करने का कार्य किया जाता है। तो इसमें देखें तो जो शिक्षण देना एक कला है और शिक्षक एक कलाकार के रूप में होता है और उसके अंदर जो कला के गुण पाए जाते हैं उसी को हम शिक्षण के सिद्धांत के नाम से जानते हैं, जिनको कहते हैं द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग या जो दी थ्योरी ऑफ प्रिंसिपल या दी जो है थ्योरी ऑफ टीचिंग कह सकते हैं। तो शिक्षण के सिद्धांत हैं। अगर शिक्षण की जो है सिद्धांत के बारे में बात करें तो कई भी थिंकर हैं जिनमें पहला नाम आता है मनोवैज्ञानिक हैं, शिक्षा शास्त्री मनोवैज्ञानिक ब्रूनर का नाम आता इसमें है। तो ब्रूनर ने ये कहा है कि शिक्षण सिद्धांत, इन्होंने कहा है कि शिक्षण सिद्धांत शिक्षण की एक सामान्य विधि है। तो ब्रूनर की बात अब चलते हैं अगली जो डिफिनेशन है आई.के. डेविस है। तो उन्होंने ये कहा है जांच के द्वारा किसी क्षेत्र के तथ्यों को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुतिकरण करने को ही जो है शिक्षण सिद्धांत कहते हैं। तो मैं आपको जो है ब्रूनर के बारे में बताया और फिर जो है डेविस के बारे में बताया। फिर उसके बाद शिक्षण के सिद्धांत के संदर्भ में जो थर्ड डिफिनेशन आती है स्मिथ की आती है। स्मिथ ने ये कहा है कि जो है शिक्षण के सिद्धांत के निम्नलिखित 3 तत्व होते हैं। शिक्षण के सिद्धांत के अंतर्गत निम्नलिखित इन्होंने 3 तत्वों के बारे में बताए हैं जिनमें मैं आपको बता रहे हैं, जिसमें चरों का स्पष्टीकरण आता है। चरों का स्पष्टीकरण, तो चरों की स्पष्टीकरण के बाद फिर नंबर जो दूसरा जो है स्मिथ ने शिक्षण के सिद्धांत के बारे में बताया है कि चरों के मध्य अंतः संबंध, चरों के मध्य अंतः संबंध के बारे में बताए हैं। इसी क्रम में देखें तो जो नंबर
थर्ड पॉइंट आता है चरों के मध्य को अंतर संबंध को बताने या समझाने के लिए परिकल्पना का निर्माण करना। अभी छात्रों के जहन में ये बातें आती होंगे कि परिकल्पना क्या है, व्हाट यू वेरिएबल यानी चर क्या है, तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, बता भी रहे हैं। तो ये जो है स्मिथ ने जो है शिक्षण के सिद्धांत के अंतर्गत मुख्य रूप से 3 बातों को समाहित ये किया है या तो जोड़ने का कार्य किया है, जिनमें मैंने बताया आपको पहला चरों का स्पष्टीकरण। अब जान लें आप लोग की क्लेरिफिकेशन ऑफ वेरिएबल। तो देखिए इसमें जो चर होते हैं मैंने आपको बताया था, ये जो है चर के विषय में जिस तरीके से एक शोधार्थी या शोध करता है जिनका नाम कर्लिंगर आते हैं, कर्लिंगर, तो इन्होंने ये कहा है कि चर वह होते हैं जिसके कुछ वैल्यू होते हैं, चर वह होते हैं जिसके कुछ मूल्य होते हैं, उसी को इन्होंने चर की संज्ञा दिया गया है। चर में देखें जैसे कुछ बीजगणित जो है या बीजगणित में जो होते हैं चर होते हैं, जैसे x y ये चर होते हैं, तो राशियाँ होती हैं। फिलहाल तो ये तो अलग है, लेकिन यहाँ पर जो है चरों के स्पष्टीकरण के संदर्भ में स्पष्ट करने के विषय में जो है स्मिथ ने बातें कहा है। तो इसमें जो है क्या मान्यता है कि कर्लिंगर में चर वह है जिसके कुछ विभिन्न मूल होते हैं। तो इसी क्रम में जो है चरों के मध्य क्या अंतर है, संबंध है, क्या एक्स और वाई में क्या रिलेशन है या कोरिलेशन है, उसी को जो है स्पष्ट करने के लिए जो है कुछ सिद्धांत बनाए गए हैं जिनको हम शिक्षण के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। फिर इसी तरीके से जो है परिकल्पना का निर्माण करना, चरों के मध्य जो है संबंध को बनाए रखने के लिए परिकल्पना। अब आप लोग जहाँ में बातें आते होगी परिकल्पना होती क्या है, किसको कहते हैं। देखिए जो है परिकल्पना जो है शब्द यह जो है शैक्षिक अनुसंधान से जुड़ा हुआ एक शब्द तो होता है या एक शब्द है। अगर देखें तो जो है परिकल्पना के विषय में अब आप लोग बात ध्यान में आते हुए शैक्षिक अनुसंधान होता क्या है। तो शैक्षिक अनुसंधान के विषय में देखें तो शैक्षिक का मतलब होता है एजुकेशनल से है, यानी शिक्षा के क्षेत्र से है। जो अनुसंधान का मतलब रिसर्च, यानी दिन प्रतिदिन कह सकते हैं जो खोज करने का कार्य, यानी शिक्षा के क्षेत्र में दिन प्रतिदिन जो कार्य करने किया जाता है उसी को शैक्षिक अनुसंधान कहते हैं। अगर शैक्षिक अनुसंधान के संदर्भ में देखें तो इसमें ट्रेवर्थ की डिफिनेशन महत्वपूर्ण होती है, जिस प्रकार उन्होंने ये कहा है शैक्षिक अनुसंधान एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो कि शैक्षिक परिस्थितियों को एक व्यवहार को विज्ञान के विकास के रूप में वो सदो एडवांस करने का कार्य करती है या उसे अग्रिम या अग्रसर करने का वो कार्य करती है। तो मैं आप लोगों को जो है शैक्षिक अनुसंधान के बारे में बताया जो कि ट्रेवर्थ ने किस तरीके से इसको डिफाइन किया है या किस तरीके से इसको परिभाषित किया है। तो मैं आप लोगों को जो है शैक्षिक अनुसंधान के बारे में जो है बताया, लेकिन उसी से जुड़ा हुआ एक शब्द होता है परिकल्पना। तो हम इसमें देखिए पहले चंद विच्छेद कर लेते हैं। परिकल्पना, इसमें 2 शब्द होते हैं यहाँ पर, परिधन कल्पना, परिधन कल्पना हो जाएगा। तो परि का मतलब यहाँ से पूर्व से हो गया, परि का मतलब यहाँ पर चारों ओर नहीं होगा, यहाँ पर जो परि का मतलब पूर्व से हो जाएगा और यहाँ पर जो है कल्पना का मतलब चिंतन करने से है। पूर्व में किसी विचारधाराओं का चिंतन करना ही परिकल्पना कहलाती है। जिस तरीके से मैं आप लोगों को इसी के संदर्भ में बताए हैं, कर्लिंगर ने अपना डिफिनेशन इसमें भी दिया है। तो उन्होंने ये कहा है कि 2 या अधिक चल राशियाँ, 2 या अधिक चल राशियाँ या चरों के संबंधों का जो कथन होता है उसी को परिकल्पना कहा गया है। तो अब ये था जो मैं आपको शॉर्ट में परिकल्पना के बारे में बता दिया। फिलहाल मैं अपने टॉपिक पर चलता हूँ अब, जो कि ब्रूनर के बाद मैंने बताया कि जो है आई के डिवीज थे, आई के डिवीज के बाद जो है मैं आपको स्मिथ के डिफिनेशन बताया, जो कि इन डिफिनेशन के बाद ये जो शिक्षण के सिद्धांत को स्पष्ट करने का प्रयास किए हैं। तो ऐसे शिक्षण के सिद्धांत
को स्पष्ट करने के बाद मैं आपको अब जो एक जो शिक्षण के सिद्धांत हैं इसके बारे में भली बात आप सबको स्पष्ट कराने का प्रयास करूंगा। इसमें देखिए जो पहला जो है सिद्धांत है वो क्रियाशीलता का सिद्धांत है, जिनको बोलते हैं द प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटीज या द थ्योरी ऑफ एक्टिविटीज बोलते हैं। तो अब पहले इसमें जाने हम कि क्रियाशीलता क्या है। क्रियाशीलता का मतलब ये होता है कि छात्रों में कुछ क्रिया करने का या कुछ छात्रों में क्रिया करने पर जो बल देने का कार्य किया जाता है छात्रों के अंदर, तो उसी देखा जाए शॉर्ट में तो वही उसकी क्रियाशीलता। जैसे आप लोग समझ लिए कोई संगोष्ठी हो गया, कोई जो आयोजन हो रहा है उसमें जो छात्र के माध्यम से जो क्रियाएं की जाती हैं तो उसी को देखा जाए तो वही उसकी छात्रों की क्रियाशीलता कहलाती है। लेकिन अब इसके बारे में हम देखते हैं तो क्रियाशीलता देखें तो यह है शिक्षण का एक मूल्यवान सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार छात्रों को सीखने में क्रियाशीलता का उत्पन्न होना अत्यंत ही आवश्यक होता है। क्रियाशीलता निम्न की दो प्रकार की होती है, जिनमें पहला मैं आपको बताया भी यहाँ पर है, जिसमें पहला मैं आपको बता रहे हैं शारीरिक क्रियाशीलता आती है। पहला शारीरिक क्रियाशीलता हो गया, फिर जो दूसरा आता है मानसिक क्रियाशीलता हो गया। तो अब देखिए आप लोग बता रहे हैं शारीरिक क्रियाशीलता क्या है। शारीरिक क्रियाशीलता के अंतर्गत छात्रों की कर्मेंद्रियों की क्रियाशीलता के अनुसार इसमें शिक्षण कार्य कराने पर विशेष रूप से बल देने का कार्य किया जाता है। और जबकि शारीरिक के बाद अब आता है दूसरा मानसिक क्रियाशीलता। तो मानसिक क्रियाशीलता के अंतर्गत छात्रों की जो है ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर विशेष रूप से बल देने का कार्य किया जाता है। तो ये था क्रियाशीलता के दो प्रकार मैंने बताया, एक शारीरिक क्रियाशीलता, फिर जो दूसरा आता है मानसिक क्रियाशीलता। अब इसके बाद जो है आगे आता है मनोविज्ञान के अनुसार व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक जो कुछ सीखता है, जो अनुभव प्राप्त करता है, या वही उसकी जो है क्रियाशीलता के अंतर्गत आता है। मनोविज्ञान के अनुसार जिस प्रकार मैकडूगल ने ये कहा है कि व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक जो सीखता है, अनुभव प्राप्त करता है, वो सब देखा जाए तो वो उसकी क्रियाशीलता के अंतर्गत आता है। क्रियाशीलता के अंतर्गत जो है ये छात्रों के स्वयं की क्रिया द्वारा जो ज्ञान प्राप्त करने का जो अवसर उनको मिलता है, शॉर्टली में कहा जाए तो वही उसका जो है क्रियाशीलता का सिद्धांत कहलाता है। तो व्यक्ति जो है जन्म के बाद जो कुछ अपना अनुभव प्राप्त करता है, जो कुछ अन्य व्यक्तियों से सीखने का कार्य करता है, वह उसके अंदर जो है उसका क्रियाशीलता का क्षेत्र जो है विस्तृत होता जाता है। व्यक्ति जितना समाज जुड़ता बढ़ता है तो इसी से जो है उसके अंदर भी जो क्रियाशीलता का क्षेत्र का विस्तार होता है। अगर देखें तो जो है क्रियाशीलता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रयोग जो है फ्रोबेल ने किया था। फ्रोबेल ने जो है सर्वप्रथम जो है क्रियाशीलता या करके सीखने, इसी को एक नाम और दिया गया है कि लर्निंग बाय डूइंग, जिसको करके सीखने या क्रियाशीलता के सिद्धांत के नाम से इसको जानता है। और इसी क्रम में देखें जैसे कि क्रियाशीलता के सिद्धांत में इसमें जो है कुछ सिद्धांत हैं, जैसे किंडरगार्टन हो गया, मॉन्टेसरी हो गया, कि ये बालक को जो है क्रियाशील बनाने के लिए कुछ जो है शिक्षण विधि पर विशेष रूप से बल देने का कार्य किया गया। अब देखें तो जो क्रियाशीलता है इसके अंतर्गत जैसे संगोष्ठी या कोई व्याख्यान देने का कार्य किया जा रहा है, तो इन सब के माध्यम से जो है छात्रों के अंदर जो है क्रियाशीलता के गुणों का विकास होने का कार्य प्रारंभ उसमें हो जाता है। अब देखें मैं आपको जो है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटीज या क्रियाशीलता, जिसमें मैंने अगर एक नंबर क्वेश्चन में अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि शिक्षण में क्रियाशीलता के सिद्धांत का क्या अर्थ होता है, तो इसमें यही होता है कि छात्रों की स्वयं की क्रिया द्वारा उनमें ज्ञान प्राप्त करने का अवसर उपलब्ध कराना ही जो है क्रियाशीलता कहलाती है।
है 1 नंबर क्वेश्चन में। इतना है कि बताना समझाना पर्याप्त है। अब जो क्रियाशीलता के सिद्धांत के बाद जो अगली हमारी डिफिनेशन आती है वो अभिप्रेरणा का सिद्धांत है। अभिप्रेरणा जिनको बोलते हैं द प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। तो अभिप्रेरणा के विषय में जाने तो अभिप्रेरणा के बारे में देखें तो अभिप्रेरणा भी निम्नलिखित 2 प्रकार की होती है। अब आप लोग जाने बात पे आते होंगे कि 2 प्रकार ही होते तो कौन होते हैं, तो इसके 2 प्रकार, तो जिसमें पहला एक कृत्रिम अभिप्रेरणा होता है, कृत्रिम अभिप्रेरणा कह सकते हैं, और एक पहला क्या है कृत्रिम, पहला कृत्रिम अभिप्रेरणा हो गया। उसके बाद एक आता है जन्मजात, जन्मजात अभिप्रेरणा हो गया। तो या तो ऐसे कह सकते हैं कि पहला जन्मजात अभिप्रेरणा हो गया, फिर दूसरा कृत्रिम अभिप्रेरणा हो गया। तो अब हम बात करते हैं जो है पहले अभिप्रेरणा के बारे में बता दें। देखें अभिप्रेरणा का सिद्धांत जो है यह शिक्षण का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत होता है। इस सिद्धांत में जो है शिक्षक एवं छात्र जो है दोनों सीखने के लिए अभिप्रेरित होते रहते हैं, जिससे शिक्षण के अध्ययन की प्रक्रिया जो होती है या तो छात्रों की जो सीखने की प्रक्रिया होती है जिससे उनकी प्रभावशाली बन जाती है। अगर इसके संदर्भ में देखें तो अभिप्रेरणा के बारे में देखें, जैसे मैंने आपको बताया एक एग्जाम्पल के तौर पर 2 बैलों, 2 पशुओं, 2 पक्षियों की एक लड़ाई को या 2 क्रिकेट के मैदान की जो है जो खिलाड़ी या खेल की प्रतिष्ठा हो गया उनको जो है जिताने के लिए जो दर्शक तमाम सारे प्रकार के नाराओं का जो प्रयोग करते हैं कि ये दल जीत जाए, उनको जो नाराओं का वो प्रयोग करने का कार्य करते हैं, तो यही जो है उनकी तरफ कहलाती है वही जो अभिप्रेरणा। तो इनका जो वही प्रयोग करना ही जो है अभिप्रेरणा का कार्य करता है। जैसे अगर हम अभिप्रेरणा के बारे में बात करें तो कुछ और भी तरीके से जो है छात्रों को मोटिवेशन देने का कार्य किया है। जैसे ये मोटिवेशन है, जैसे अध्यापक छात्रों को कोई भी टॉपिक पढ़ाया बताया, पढ़ाने के बाद जो उनको प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं, जो छात्र बता देते हैं, तो अध्यापक की तरफ से जो अध्यापक उनको मोटिवेशन बहुत बढ़िया है शाबाश जो इन शब्दों का प्रयोग करते रहते हैं, तो वही जो है करना ही जो है अभिप्रेरणा कहलाती है। अगर या किसी को एक नाम है प्रेरणा भी कहते हैं, अभिप्रेरणा कहा जाए चाहे प्रेरणा कहा जाए बात एक ही है। तो लेकिन इसमें जो है कई नामों से इसको जाना जाता है। एग्जाम में कभी प्रेरणा पूछ लेता है, कभी प्रेरणा पूछ लेता है, तो आप घबराने की जरूरत नहीं है, दोनों शब्द एक ही हैं। तो मैंने आपको जो है ये पुनर्बलन के साथ जुड़ा, तो पुनर्बलन भी जो है अभिप्रेरणा देने का कार्य छात्रों को करता है। एक अध्यापक जो पुनर्बलन देता है उसी के माध्यम से जो देखा जाए तो मनोविज्ञान में सब तो अलग अलग हैं, लेकिन उसका प्रभाव छात्रों पर एक ही तरफ से पड़ता है। जैसे आपने पुनर्बलन पढ़े होंगे तो जस्ट उसी के समान ही जो है एक प्रेरणा होती है जिनको अभिप्रेरणा कहते हैं। तो अगर इसके बारे में देखा जाए तो अभिप्रेरणा भी कितने प्रकार की होती है, बोलो 2 प्रकार की होती हैं। एक मैंने आपको बताया कृत्रिम अभिप्रेरणा और फिर दूसरा मैंने बताया जन्मजात अभिप्रेरण या जन्मजात अभिप्रेरणा कहते हैं। तो अब बात करते हैं कि कृत्रिम अभिप्रेरणा किसे कहते हैं। तो कृत्रिम अभिप्रेरणा ऐसी अभिप्रेरणा को कहा जाता है कि जो बालक जन्म लेने के कुछ वर्ष के बाद अपने साथ संगति के बालक के माध्यम से जो वो सीखने से जो वो प्रेरणा प्राप्त करते हैं उसी को हम कृत्रिम अभिप्रेरणा कहते हैं, जिसको कहते हैं आर्टिफिशियल मोटिवेशन कहते हैं। अब कृत्रिम अभिप्रेरणा के बाद फिर जो दूसरा आता है वो जन्मजात अभिप्रेरणा। तो जन्मजात अभिप्रेरणा क्या होती है, अब देखें तो जन्मजात आप लोगों को मालूम ही है होगा कि जन्मजात मतलब जन्म से पैदा, यानी जो बच्चों के अंदर जन्म से ही जो प्रेरणा पाई जाती है उसी को हम जन्मजात अभिप्रेरणा कहते हैं। अगर जन्मजात अभिप्रेरणा के बारे में देखें, जैसे रोना हो गया,
हंसना हो गया। तो ये सारी जो है क्रिया बालक जो है जैसे जन्म लेगा, कुछ ही महीने बीतने के बाद ये सभी क्रियाएं बालक सोता है अपने आप ही जो है क्रियाएं करने लगता है। जैसे उनकी अवस्था बढ़ती जाती है बालक की जन्म लेने के बाद, तो ये क्रिया उनके अंदर जो है जन्मजात रूप से दिखाई देना प्रारंभ हो जाती है। तो ये मैं आपको जो है जन्मजात जैसे रोना हंसना हो गया और कह सकते हैं, और ये सभी जो है जन्मजात जो उत्प्रेरण हो गया। तो अब मैं आपको चर्चा कर रहे हैं, जैसे आप लोग फर्स्ट पेपर बाल विकास में पढ़े होंगे उत्प्रेरणा के बारे में, तो ये जो हमारा टॉपिक है आप लोगों का ये जो है शिक्षण में कार्य करेगा, प्लस से आपको फर्स्ट पेपर जो बाल विकास है उसमें भी आप लोग उत्प्रेरणा से परिचित हो जाएंगे। तो अब देखिए उत्प्रेरणा का जो सिद्धांत है इसमें कुछ थिंकर ने अपनी डिफिनेशन भी दिया था। जैसा दिया था इसमें एक मिल्टन साहब हैं, मिल्टन ने ये कहा कि यदि छात्रों को अभिप्रेरण दिया जाए, यदि छात्रों को अभिप्रेरण दिया जाए तो जो अधिगम होगा वो सर्वोत्तम होगा। तो अब इसके बाद जैसे मिल्टन ने, ये मैं मिल्टन की डिफिनेशन आप लोगों को बताया। अब मिल्टन के बाद आगे आता है डिफिनेशन, गुड की डिफिनेशन आता है, गुड। तो जो गुड है इन्होंने जो है प्रेरणा के बारे में बताया है कि किसी कार्य को प्रारंभ करने, किसी कार्य को प्रारंभ करने या जारी रखने की जो प्रक्रिया होती है उसी को अभिप्रेरणा या उसी को अभिप्रेरण कहा जाता है। तो ये मैं आपको जो है दूसरी डिफिनेशन बताया। अब इसी क्रम में मैं आपको थर्ड डिफिनेशन के बारे में बता रहे हैं। जिस तरीके से मैकडोनाल्ड हैं सिम्पसन ने अपने डिफिनेशन दिया है, तो उन्होंने ये कहा है कि जो अभिप्रेरणा होती है वह व्यक्ति के अंदर एक ऊर्जा परिवर्तन होता है। अभिप्रेरणा क्या है कि व्यक्ति के अंदर एक ऊर्जा परिवर्तन है जो उनके लक्ष्य की प्राप्ति में सदैव हुई सहायता या सहायक होता है। तो ये था मैं आप लोगों को जो है ब्लेयर सिम्पसन या जो मैकडोनाल्ड की जो डिफिनेशन है वो अभिप्रेरण के सिद्धांत के बारे में। अगर अभिप्रेरण की अर्थ के बारे में देखें तो अभिप्रेरण का मतलब छात्रों को प्रोत्साहित करने से है। छात्रों को जो प्रोत्साहन देने का कार्य किया जाता है अध्यापक के माध्यम से, छात्रों को जो प्रोत्साहन देने का कार्य किया जाता है तो उसी प्रक्रिया को ही हम अभिप्रेरण या उसी को अभिप्रेरणा के नाम से जानते हैं। तो मैं आपको भी इसके पहले ही बता चुका हूँ कि अभिप्रेरण निम्न के दो प्रकार के होते हैं। तो अब इसके बाद देखिए जो अभिप्रेरणा के सिद्धांत हैं, तो अभिप्रेरणा के सिद्धांत के बाद अब आगे जो आता है रुचि का सिद्धांत। रुचि का सिद्धांत क्या है? तो रुचि के बारे में देखें तो जिनको कहते हैं द प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। तो रुचि क्या होती है? जिस तरीके से मैं आपको भी अभिप्रेरणा के बारे में बताया था कि अभिप्रेरणा निम्नलिखित दो प्रकार की होती है। एक जो है कृत्रिम अभिप्रेरणा होती है, फिर दूसरा जो होता है वो जन्मजात अभिप्रेरणा होता है। तो ये बताने के बाद फिर मैं आप लोगों को तो इसी के संदर्भ में जो रुचि है वो रुचि भी निम्नलिखित दो प्रकार की होती है। पहले रुचि के बारे में जान लेते हैं क्या होता है। अपने रुचि के कार्य को बालक अधिक मन लगाकर करते हैं। शिक्षण को उपयोगी एवं प्रभावशाली बनाने के लिए छात्र की विषय वस्तु या पाठ्यवस्तु में रुचि का उत्पन्न होना अत्यंत ही आवश्यक होता है। बिना रुचि उत्पन्न किए हुए ही शिक्षण कार्य करना संभव नहीं होता है। तो अगर देखा जाए इसीलिए जो है शिक्षण का सिद्धांत एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है कि शिक्षण को उपयोगी एवं प्रभावशाली बनाने के लिए छात्र की विषय व पाठ्यवस्तु में रुचि का उत्पन्न होना अत्यंत ही आवश्यक होता है। अगर देखा जाए जैसे इसमें क्रिया हो गया, प्रेरणा हो गया, अनुभव का
अनुसरण करते हुए ही छात्र के विषय वस्तु या पाठ्य वस्तु में रुचि का उत्पन्न होना या तो रुचि उत्पन्न किया जाता है। जिस तरीके से आप देखें तो रुचि के सिद्धांत के संदर्भ में कि रुचि के सिद्धांत के बारे में देखें तो जो रुचि का सिद्धांत है तो इसमें मैं आपको रुचि के सिद्धांत में देखें तो इसमें बिंघम की डिफिनेशन आती है। बिंघम तो बिंघम ने ये बताया है कि रुचि एक प्रवृत्ति होती है। क्या होती है? रुचि एक प्रवृत्ति होती है जो कि मनुष्य के अनुभवों में लीन करने का कार्य करती है। बिंघम के बाद एक रुचि प्रवृत्ति है जो कि मनुष्य के अनुभवों को लीन करने का कार्य करती है। इसी तरीके से अगली डिफिनेशन जो है कुछ थिंकर ने ये बताया है कि जो रुचि होती है वो छिपा हुआ एक अवधान होता है। रुचि एक छिपा हुआ अवधान होता है और अवधान ही रुचि का एक क्रियात्मक रूप होता है। तो इसी तरीके से जो है बिंघम या कुछ अन्य जो ने अपने डिफिनेशन को जो है रुचि के संदर्भ में परिभाषित किया या तो रुचि के बारे में बात किया है। और भी देखें तो गिलफोर्ड है तो गिलफोर्ड अगर देखें तो गिलफोर्ड भी दिए हैं। और इसी के बाद देखें तो जो रुचि का अर्थ क्या होता है, अगर सामान्य शब्दों या सामान्य अर्थों में देखें तो जो रुचि का अर्थ है किसी वस्तु के पसंद से होता है या किसी वस्तु के लगाव से होता है। जो व्यक्ति किसी वस्तु के प्रति जितना ही आकर्षित होता है या जितना ही उस ओर खिंच जाता है, यही उनका जो अट्रैक्शन, यही आकर्षण ही उनमें जो रुचि उत्पन्न करने का कार्य करती है। तो मैं आपको जो है रुचि के सिद्धांत के बारे में बताया कि रुचि भी निम्नलिखित दो प्रकार की होती हैं, जिनमें पहला कृत्रिम जो है रुचि। देखिए कुछ रुचियाँ ऐसे होती हैं कि जो कि बालक जन्म लेने के कुछ वर्ष के बाद जैसे उनके सहभागी या सहपाठी के अंदर कुछ गुण होते हैं, जन्म लेने के बाद उनके अंदर पाए जाते हैं। तो इन सभी गुणों के अंदर या इन सभी गुणों के माध्यम से छात्रों में जो रुचि उत्पन्न होती है तो उसे को हम कृत्रिम या उसे को हम आर्टिफिशियल इंटरेस्ट या कृत्रिम जो है रुचि के नाम से जानते हैं। और एक होता है कृत्रिम रुचि के बाद एक आता है जन्मजात रुचि। अब देखें तो जन्मजात रुचि ऐसे रुचि को कहते हैं कि जो बालक के अंदर जन्म लेते ही उनमें रुचियां पाई जाती हैं। जैसे इनमें देखें जन्मजात रुचि में विषय में बात करें तो इसमें जैसे बालक जो है घुटने के बल चलना जो है तेजी से चलना प्रारंभ करता है। कुछ महीने के बाद बीतने के बाद या कुछ वर्ष बीत जाते हैं तो बालक जो अपने घुटने के बल चलना तेजी के साथ प्रारंभ करते हैं तो वो भी उनके अंदर एक रुचि उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। तो ये था जो है जन्मजात जो है रुचि के बारे में बताया मैंने आपको। तो रुचि के सिद्धांत के बाद आगे आता है निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। अगर निश्चित उद्देश्य के सिद्धांत के विषय में बात करें द प्रिंसिपल ऑफ डेफिनिट एम, तो निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत भी यह शिक्षण का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत माना गया है या यह शिक्षण का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। और इसके तहत देखें तो निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, उद्देश्यों का निर्धारण करना ही शिक्षण का एक प्रमुख सिद्धांत होता है। उद्देश्यों का निर्धारण करना ही शिक्षण का एक प्रमुख सिद्धांत होता है। उद्देश्य के अभाव में शिक्षक उस नाविक के समान हो जाता है जिन्हें उन्हें गंतव्य का पता नहीं है कि जो और गंतव्य का पता नहीं रहता, और छात्र उस पतवारहीन नाव के समान हो जाते हैं जिन्हें लहरें ठोकरें मार मार कर किनारे लगा देती है। कहने का मतलब मैं आप सबके समझ एक एग्जाम्पल के तौर पर इसको प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये होता है कोई भी टॉपिक अगर अध्यापक पढ़ा रहा हो, जाहिर सी बात है उसका एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए कि इन सब के माध्यम से हम छात्रों के अंदर इन गुणों का विकास करेंगे, शारीरिक मानसिक चारित्रिक दया जो व्यक्तित्व का विकास या जो गुणों का विकास
होता है तो कहने का मतलब उसका भी एक कुछ निश्चित उद्देश्य होता है। इसी तरीके से देखें तो मैंने आपको बता दिया कि शिक्षण करने का जो शिक्षण करने का अध्यापक का एक कुछ निश्चित उद्देश्य होता है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जो सिद्धांत अपनाए गए हैं उसी को हम क्या नाम दिए हैं, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। तो निश्चित उद्देश्य के सिद्धांत के बाद आगे आता है नियोजन का सिद्धांत आता है। तो जिसको बोलते हैं द प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग या द थ्योरी ऑफ प्लानिंग। तो इसमें देखें तो नियोजन होता क्या है, पहले इसके बारे में जान लें। देखें जो नियोजन होता है, नियोजन का मतलब होता है उचित प्रकार से योजना बनाना। तो नियोजन का मतलब उचित प्रकार से जो है योजना बनाना ही नियोजन कहलाता है। अगर देखा जाए तो जो नियोजन के संदर्भ में देखें तो कुछ थिंकर ने या तो ऐसे कह सकते हैं कि शिक्षण कार्य करने से पहले शिक्षक को शिक्षण के क्रम को निश्चित कर लेना चाहिए कि कक्षा में प्रवेश करते समय सर्वप्रथम वह किस प्रकार की प्रस्तुतीकरण करेंगे, उनके शिक्षण का क्रम कैसा है, उनके पाठ प्रस्तुतीकरण क्या है, विषय वस्तु का चयन कैसा है, पाठ योजना का किस तरीके से इन्होंने फॉर्मेशन किया है। तो इन सभी का जो निर्माण अध्यापक कक्षा कक्ष में आने से पूर्व जो योजना बनाने का कार्य करते हैं तो उसी जो है सिद्धांत को हम नियोजन के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। तो जो इस नियोजन का सिद्धांत है तो इसके संदर्भ में देखें तो इसमें सिद्धांत में यूकॉम एंड सिम्पसन की डिफिनेशन आती है। तो इन्होंने ये बताया है कि नियोजन अपव्यय को रोकता है, यानी जो है खर्च को नियोजन अपव्यय को रोकता है। यह जो शिक्षकों को शिक्षण कार्य करने के क्रम को भली बात बनाने का वो कार्य करता है। अब देखें तो नियोजन के संदर्भ में देखें तो इसमें मैं आपको यूकॉम एंड सिम्पसन की डिफिनेशन बताया। अब इसी के बाद आगे आता है पिफनर, जो कि ये राजनीति शास्त्री हैं। तो इन्होंने अपना जो है नियोजन के संदर्भ में डिफिनेशन दिया है। उन्होंने ये कहा है कि नियोजन का जो अर्थ होता है वह बुद्धिपूर्ण डिजाइनों के प्रयोग से होता है, न कि अवसरों पर निर्भर होने के संदर्भ में इन्होंने बताया है। तो ये मैं आप लोगों को जो है नियोजन के बारे में बताया। अगर जो नियोजन के प्लान या जो नियोजन है इसके भी कई प्रकार होते हैं, जैसे सामाजिक नियोजन, राजनीतिक नियोजन, आर्थिक नियोजन या समाजशास्त्री नियोजन। सब विषयों में अलग अलग प्रकार से जो है नियोजन का क्षेत्र जो है निहित होता है। लेकिन ये फिलहाल मैं आप लोगों को नियोजन के बारे में बताया। तो लेकिन यहाँ पर जो है नियोजन का सिद्धांत वो अध्यापक के ऊपर निर्भर करता है। तो मैंने आपको प्रारंभ में बता दिया, एक अध्यापक का कक्षा कक्ष में प्रारंभ या कक्षा कक्ष में आने से पूर्व जो विषय वस्तु का चयन, पाठ योजना का निर्माण जो करता है तो उसी प्रक्रिया को ही हम नियोजन करते हैं। तो नियोजन भी यह शिक्षा का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत माना गया है। तो नियोजन के सिद्धांत के बाद अब आगे जो आता है द प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। इसमें जो चयन का सिद्धांत आता है कि चयन का मतलब होता है, अगर देखें तो जो वर्तमान या प्रेजेंट टाइम में या वर्तमान युग में जो दिन प्रतिदिन जो है ज्ञान का भंडार जो है या तो ज्ञान के क्षेत्र में विषयों की संख्या इतनी अधिक बढ़ गई है कि जो है छात्र जो है किसी भी विषय वस्तु को चयन करने में उनको कठिनाई का अनुभव होता है, या तो कौन कौन से विषयों को वो पढ़ें। वर्तमान समय में प्रत्येक क्षेत्र में इतने अधिक विषय वस्तु का विस्तार हो गया है कि व्यक्ति जो है उसे चयन करके हमको कौन सी विषय वस्तु को लेकर पढ़ना है। तो इन सब में जो है चयन का सिद्धांत भी अपना एक महत्वपूर्ण जो है रोल अदा करता है। तो चयन का सिद्धांत मतलब कुछ विषयों को चयन करता है जो छात्र, तो इसके माध्यम से जो आगे बढ़ने का कार्य करता है। यही इसमें जो है शिक्षण के सिद्धांत में चयन का सिद्धांत भी एक महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है। अब चयन के सिद्धांत के बाद आगे जो आता है वो वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। अब बात करते हैं वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत क्या है।
देखिए संसार या जो है जो व्यक्ति होते हैं, एक बालक किसी अन्य बालक से मेल नहीं खाते हैं। उनके दिमाग सोचने समझने कार्य करने की क्षमता में जो प्रायः विभिन्नता का गुण या भिन्नता का गुण जो पाया जाता है तो उसी को हम कहते हैं वैयक्तिक विभिन्नता कहते हैं। तो जो वैयक्तिक विभिन्नता होती है तो वैयक्तिक विभिन्नता जिनको हम बोलते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस कहते हैं। तो वैयक्तिक विभिन्नता के बारे में देखा जाए जिसमें एक व्यक्ति का किसी अन्य व्यक्ति जिस तरीके से अगर हम वैयक्तिक विभिन्नता के बारे में देखें तो इसमें सीबी गुड की डिफिनेशन आती है। सीबी गुड तो इन्होंने जो कहा है कि वैयक्तिक विभिन्नता एक व्यक्ति या अनेक व्यक्तियों में गुणों का अंतर ही तो ये क्या है वैयक्तिक विभिन्नता का परिचायक होता है। तो इसी तरीके से देखिए तो मैं आप लोगों को जो है वैयक्तिक विभिन्नता जो शब्द है ये आप लोग फर्स्ट पेपर जो चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो उसमें भी है, साथ में जो टीचिंग है उसमें तो चल ही रहा है। तो इसी तरीके से सीबी गुड की डिफिनेशन के बाद आगे जो डिफिनेशन आती है टायलर की आती है। तो जो ये टायलर ने ये कहा है कि शरीर के आकार रूप रंग गुण धर्म में जो होने वाला परिवर्तन होता है उसी को जो है वैयक्तिक विभिन्नता कहते हैं। तो जो वैयक्तिक विभिन्नता के बारे में मैंने बताया आपको तो जो वैयक्तिक विभिन्नता के कुछ जो है तत्व होते हैं जैसे इसमें आयु हो गया, जाति हो गया, आयु जाति लिंग हो गया। कहने का मतलब जो ये वैयक्तिक जो है विभिन्नता के ये फैक्टर हैं या जो प्रभावित करने वाले ये सभी कारक हैं जिसमें आयु हो गया, जात हो गया, लिंग कह सकते हैं, प्रजाति हो गया। इन सभी की दृष्टि से एक बालक किसी अन्य बालकों की दृष्टि से असमान होता है, असमान व्यवहार वो प्रदर्शित करने का कार्य करता है। तो इसी को जो है शिक्षण में वैयक्तिक विभिन्नता के सिद्धांत के नाम से इसको जाना जाता है। तो जो ये वैयक्तिक विभिन्नता के सिद्धांत हैं ये भी शिक्षण का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत के नाम से ये जाना जाता है। अब वैयक्तिक विभिन्नता के सिद्धांत के बाद आगे आता है लोकतंत्री व्यवहार का सिद्धांत हो गया। लोकतंत्री व्यवहार का सिद्धांत अगर देखें तो पहले जो है डेमोक्रेटिक के बारे में जान लेते हैं कि लोकतंत्री अगर व्यवहार है तो उसको बताने से पहले तो लोकतंत्र होता क्या है, किस तरीके से जो है व्यक्ति अपना व्यवहार प्रदर्शित करता है शिक्षण के सिद्धांत के अंतर्गत। तो यही उनका प्रदर्शित करना या जो प्रदर्शन करने का कार्य करता है या छात्र माध्यम जो होता है उसी का लोकतंत्री व्यवहार का सिद्धांत कहते हैं। अगर देखें एक व्यक्तित्व का जो अच्छा विकास होता है वो लोकतंत्री प्रणाली में किया जाता है। लोकतंत्री प्रणाली में जो शिक्षक होता है मित्र, दार्शनिक एवं मार्गदर्शक के रूप में व्यवहार करता है। ऐसे पर्यावरण में छात्रों के अंदर आज्ञाकारिता, सहकारिता, सहनशीलता, विनम्रता आदि गुणों का उनके अंदर विकास का कार्य होना प्रारंभ हो जाता है। तो ये सभी देखा जाए तो यही जो है लोकतंत्री व्यवहार के सिद्धांत के अंतर्गत ही ये सारी प्रोसेस या प्रक्रिया आती है। अब देखें तो जो लोकतंत्री जो व्यवहार को के सिद्धांत को बताने से पहले हम डेमोक्रेटिक के बारे में बात कर लेते हैं कि डेमोक्रेटिक या लोकतंत्री क्या है। देखिए जो लोकतंत्री का मतलब होता है डेमोक्रेटिक या डेमोक्रेसी से है। इसके पहले मैं इस पर चर्चा कर दिया हूँ लेकिन फिलहाल यहाँ पर शब्द जान लीजिए। तो यहाँ पर जो लोकतांत्रिक मतलब लोकतंत्र से है जिनको मैंने बताते हैं या जिनको कहा जाता है डेमोक्रेसी। तो इसमें जो है डेमोक्रेसी में भी दो शब्द होते हैं जिनमें डिमोस और क्रेटस दो शब्द हैं। तो जो डिमोस का अर्थ होता है जनता से होता है, जो क्रेटस का अर्थ होता है शासन से होता है। तो जो ये जनता द्वारा जो मतलब जनता का जो शासन होता है उसी को ही हम
लोकतंत्री, या इसी को एक नाम और है जनतंत्री भी कहते हैं। इसी को एक नाम और क्या है, प्रजातंत्री। कहने का मतलब इसको कई जो है समानार्थी शब्दों के रूप में इसको जाना जाता है। तो अब देखें तो जो है लोकतंत्री प्रणाली अगर विषय में बात करें तो लोकतंत्री प्रणाली के संदर्भ में इसमें सर्वप्रथम जो डिफिनेशन देने वाले एक अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन थे। तो उन्होंने ये कहा है, अब्राहम लिंकन ने ये कहा है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा ये प्रत्यक्ष रूप से चुना गया एक शासन होता है, जिनको हम लोकतंत्र कहते हैं। अब लोकतंत्र के विषय में देखें तो अरस्तु ने भी कहा है कि लोकतंत्र है बहुजनों की सरकार होती है, लोकतंत्र बहुजनों की सरकार होती है। तो अब इसी क्रम में देखें तो इसके संदर्भ में जो अगला हमारा डिफिनेशन आता है तो लोकतंत्र के डायसी के अनुसार या सच्चा लोकतंत्र वो होता है जो सभी जो है राष्ट्रों में विशेष रूप से अपनाए जाने का जो कार्य करे। तो लोकतंत्र के विषय में अगर देखें तो इसमें जो अरस्तु के मैंने बारे में बताया कि जो लोकतंत्र है वह बहुजनों की एक सरकार है, तो इसी तरीके से मैं आपको जो है लोकतंत्र के बारे में बताया। तो यही जो है लोकतंत्र के व्यवहार को जो छात्र अपने जीवन में अपनाने का कार्य करते हैं वह जो है शिक्षण के माध्यम से ये सभी गुणों का उनके अंदर विकास कार्य होना प्रारंभ होता है छात्रों के अंदर। तो इसके संदर्भ में देखें तो लोकतंत्री व्यवहार का सिद्धांत का मतलब लोकतंत्र के व्यवहार से होता है। तो अब इसके अंतर्गत देखिए अगला जो आता है जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत। अब जीवन के बारे में आप लोग दिमाग में बातें आती होगी कि यहाँ जो है जीवन क्या है, लाइफ क्या है। तो इसमें देखें तो जीवन एक निरंतर अनुभव है, जीवन एक निरंतर अनुभव है जो व्यक्ति अपने जीवन के साथ उसको जोड़ने का कार्य करता है। जो व्यक्ति जब तक जीता है वो इसका अनुभूत करने का कार्य करता है। जिस तरीके से इसके संदर्भ में जो है रायबर ने अपना विचार व्यक्त किया है। तो रायबर अब इसके बाद देखें तो जीवन के या जीवन से संबंध स्थापित करने का जो सिद्धांत है उन्होंने ये कहा है कि शिक्षा सतत रूप से जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। शिक्षा के द्वारा ही मानव जीवन को उन्नत एवं प्रगतिशील बनाया जा सकता है। शिक्षा के द्वारा ही मानव जीवन को उन्नत एवं प्रगतिशील बनाया जा सकता है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2009 में व्यक्ति को भी जो जीवन के साथ जुड़ने पर विशेष बल दिया गया है। व्यक्ति जीवन के साथ जुड़ने पर विशेष बल दिया गया है। व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक जो सीखता है, अनुभव प्राप्त करता है, वह सब देखा जाए तो जो शिक्षा के व्यापक अर्थ के अंतर्गत ही आता है। तो इसके संदर्भ में मैंने देखा है, बताया आप लोग को कि शिक्षा जो है सतत रूप से जीवन पर्यंत चलती रहती है। शिक्षा के द्वारा ही मानव जीवन को उन्नत एवं प्रगतिशील बना सकता है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में भी शिक्षा को जीवन के साथ जोड़ने पर विशेष बल दिया गया है। व्यक्ति शिक्षण के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करता है, इसलिए शिक्षण कार्य करने से पहले शिक्षक को उन विशेष तथ्यों एवं पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि जो उनके जीवन के साथ संबंध स्थापित करने में सहयोग करें। तो जीवन के साथ संबंध स्थापित करने में उनके सहयोग की प्राप्ति या उसके संबंध की सहयोग की स्थापना की जाती है। तो जीवन से संबंध स्थापित करने के सिद्धांत के बाद आगे आता है जो है विभाजन का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन। विभाजन का सिद्धांत क्या होता है, जिसको विभाजन का मतलब इसको देखा जाए तो जो विभाजन है इसी को जो है कई नामों से इसको हम जानते हैं।
या प्रिंसिपल आप डिवीजन कह सकते हैं, या इसी को हम जो है इकाई जो है सिद्धांत के नाम से जानते हैं, या इसी को जो है इकाई विभाजन के नाम से इसको हम जानते हैं। कहने का मतलब पाठ, संपूर्ण पाठ की योजना को जब छोटी छोटी इकाइयों में विभक्त करके या जो उनको बांटने या समझाने का कार्य प्रायः कक्षा कक्ष में किया जाता है तो उसी को जो है विभाजन कहते हैं। अगर इसी के संदर्भ में देखें, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन के संदर्भ में देखें तो इसमें रायबर्न का विचार आता है। तो जो रायबर्न ने ये कहा है कि एक विभाजन दूसरे विभाजन तक पहुंच जाता है जिसमें कक्षा के सभी छात्रों के लिए समझना प्रायः सहज बन जाता है। तो यही जो है क्या है, विभाजन का सिद्धांत है, या प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन के सिद्धांत या विभाजन का जो सिद्धांत है, जिसको बांटने के सिद्धांत के नाम से इसको हम जानते हैं। और विभाजन के सिद्धांत के बाद निर्माण एवं मनोरंजन का सिद्धांत हो गया। निर्माण एवं मनोरंजन, निर्माण एवं मनोरंजन का सिद्धांत हो गया। फिर निर्माण एवं जो मनोरंजन के सिद्धांत के बाद आगे आता है आवृत्ति का सिद्धांत आता है। आवृत्ति तो पहले जो है हम बात कर रहे थे यहाँ पर निर्माण एवं मनोरंजन का सिद्धांत क्या है। शिक्षण कार्य इस ढंग से करें कि जिसमें छात्रों को ज्ञान के साथ साथ उन्हें स्वाभाविक प्रसन्नता का भी अनुभव है। तो इसके लिए जो है खेल विधि हो गया, विचार विमर्श विधि हो गया, प्रोजेक्ट विधि हो गया, प्रयोजना विधि हो गया, आदि विधि के द्वारा जो है शिक्षण कार्य करना चाहिए। इसमें छात्र जो है ज्ञान के साथ साथ प्रसन्नता की प्रक्रिया में व्यस्त रहते हैं और छात्रों को इनमें क्रियाशीलता का भी अवसर उनको प्रदान किया जाता है, या छात्र को यह जो है सिद्धांत उनको क्रियाशील बनाने का भी कार्य करती है। इसीलिए जो है शिक्षण कार्य करते हुए अध्यापक को निर्माण एवं मनोरंजन के सिद्धांत का सदैव ही उनको फॉलो करना चाहिए। किस ढंग से आप जो है अध्यापन कार्य कर रहे हैं कि जिससे कि छात्रों में इंटरटेनमेंट या जो मनोरंजन उनको मिल सके या मनोरंजन उनको प्रदान हो सके। तो मनोरंजन का मतलब यह है कि जब आप, मैंने बताया इसमें खेल विधि हो गया, मैंने बताया प्रोजेक्ट विधि हो गया, प्रयोजना विधि हो गया, जब कुछ इन सभी विधियों का हम प्रयोग करके अध्यापन कार्य करेंगे तो जाहिर सी बात है कि इनसे जो है छात्रों में मनोरंजन मिलेगा। तो यही जो है सिद्धांत है जो कि निर्माण एवं मनोरंजन के सिद्धांत का सदैव ही जो है अनुसरण करने का वो कार्य करता है। अब जो निर्माण एवं जो मनोरंजन का सिद्धांत के बाद आगे आता है आवृत्ति का सिद्धांत। आवृत्ति के सिद्धांत की बात यह है, इसको जान लेते हैं। आवृत्ति के सिद्धांत को हम इसी को पुनरावृत्ति के सिद्धांत के नाम से भी इसको जानते हैं। यदि याद किए हुए पाठ को कुछ समय के बाद पुनः पढ़ लेते हैं तो पाठ अच्छी तरह याद हो जाता है। इसलिए आवृत्ति का सिद्धांत भी महत्वपूर्ण है कि पाठ की पुनरावृत्ति कितने समय के बाद की जा रही है। बिना एक निश्चित अंतराल के याद किया हुआ पाठ सदैव विस्मृत हो जाता है। इसीलिए जो है शिक्षण कार्य में शिक्षण के सिद्धांत के अंतर्गत सदैव अध्यापक को जो है आवृत्ति के सिद्धांत का सदैव ही उनको अनुसरण करना चाहिए। अब जैसे जो आवृत्ति का या प्रिंसिपल ऑफ जो रिपीटन है या आवृत्ति का जो सिद्धांत है, ये आवृत्ति के सिद्धांत के बारे में अगर हम देखें तो इसमें भी कुछ मैनर हैं या इनके भी जो है कुछ तरीके हैं। अब इस तरीकों के बारे में देख लेते हैं। जैसे आवृत्ति के कुछ तरीके हैं, कैसे छात्रों में हम याद करने का गुण उनके अंदर उत्पन्न कर सकते हैं कि जो पढ़ा दें उनके अंदर याद हो जाए। जैसे छात्रों में गृह कार्य देखे या छात्रों को जो है गृह कार्य
देकर, गृहकार देकर और मासिक या टेस्ट जो होता है मासिक परीक्षा करा करके, मासिक परीक्षा जो है करा करके इन सब के माध्यम से उनके याददाश्त या जो पढ़ाए हुए पाठ की आवृत्ति जो करता है अध्यापक, या जो है फिर से जो पुनरावृत्ति करने का जो प्रयास करता है वही सिद्धांत है जो कि शिक्षण के सिद्धांत में यही आवृत्ति का सिद्धांत है। इसी को हम जो है पुनरावृत्ति के सिद्धांत के नाम से इसको हमें जानते हैं। तो ये हमारा को टॉपिक था आपको, जो कि हम शिक्षण के सिद्धांत के बारे में आप सबको बताएं। फिर शिक्षण की जो सिद्धांत क्या है इसके बारे में चर्चा किए। फिर इसके क्रम में जो शिक्षण के सिद्धांत है, क्रियाशीलता, प्रेरणा, रुचि का सिद्धांत, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, वर्ग से विभिन्नता का सिद्धांत, लोकतंत्री व्यवहार का जो है सिद्धांत, जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत, विभाजन का सिद्धांत, फिर निर्माण एवं मनोरंजन का सिद्धांत हो गया, फिर आवृत्ति का सिद्धांत। तो यही जो है शिक्षण के जो है प्रमुख सिद्धांत होते हैं। तो मैं आप लोगों के समक्ष जो है ये शिक्षण के सिद्धांत के बारे में बताया। फिर इसी के साथ जो है बस आज के लिए हमारा टॉपिक यहीं समाप्त। फिर मिलेंगे किसी एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।